तो इस तरीके से क्या होगा, जिसमें दो बीज पत्र है वो क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री, है ना। जैसे चने में होता है, चने में भी यही कंडीशन है, ठीक है ना। चने में भी क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग और ये अलग, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री कंडीशन आ गई। यहाँ क्या होता है, बीज अक्ष होता है और बीज अक्ष के ऊपर यहाँ प्रांकुर और यहाँ मूलांकुर होता है। एक बीजपत्री की बात करें तो एक बीजपत्री के अंदर जैसे कि आपने मक्का में देखा होगा, मक्का का दाना एक ही है, आप इसको डबल कैसे अलग अलग हटाओगे, तो एक बीजपत्री स्थिति हो गई, है ना। तो आवृत बीजों के दो प्रकार पाए जाते हैं ना, दो प्रकारों में बांट दिया जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे आपने मक्के में देखा होगा, मक्के का जो बंद करके अपने पास डायग्राम आता है वो अपन ने बनाया था ना, ये एल्यूरोन परत यहाँ पर होगी इस तरीके से, और इसमें इस एरिया में यहाँ प्रांकुर मूलांकुर ये होंगे, हाइपोकोटाइल वगैरह। मतलब एक बीजपत्री के अंदर क्या हो जाता है, ऊपर से और कवर आते चले जाते हैं प्रांकुर के ऊपर, ठीक है, और मूलांकुर के ऊपर अलग से। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की कहानी तो हमें आगे हमने टैक्सोनॉमी में काफी पढ़ ली, है ना। अब इसके बाद हम लोग इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानना जरूरी है जड़, ठीक है ना भाई। जड़ कैसे, जब हमें रूट पता होगी तभी तो हम स्टेम के बारे में आगे पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला आता है मूल तंत्र, ठीक है ना, RS। मूल तंत्र, ठीक है। मूल तंत्र में क्या है, मूल तंत्र में धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती भूमिगत अंग जो प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करता है वो मूल तंत्र का व्यवहार करेगा। यानी कि देखो भाई सीधी बात है, ये बीज है, बीज में क्या होगा, एक हो गया प्रांकुर, एक हो गया मूलांकुर। जो मूलांकुर होगा वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि जमीन की तरफ वृद्धि करेगा, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, ये आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ने आए होंगे, है ना, पढ़ के आए होंगे, अभी तो थर्ड ईयर में पढ़ने आए हो। तो क्या होगा, धन की वृद्धि कैसे कैसे होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। प्रकाश कहाँ होता है, ऊपर, उजाला, धूप निकलती है ना, सर्दियों में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो ये जो प्रकाश है उसकी तरफ तो नहीं जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो वृद्धि कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। प्रकाशानुवर्ती हो गया और गुरुत्वानुवर्ती हो गया। अब इन दोनों के बाद क्या होगा, इसके अलावा भूमिगत अंग, है ना, यही होता है जड़ की एक परिभाषा कि ऐसा संवहनी पौधों का, संवहनी मतलब वे पौधे जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है, संवहनी पौधों का धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती भूमिगत अंग, भूमि के अंदर रहने वाला, है ना, जो प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करता है वही मूल तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। और किससे होता है मूल तंत्र का विकास, मूलांकुर के द्वारा होता है, ठीक है, मूल तंत्र, ठीक है ना। और कैसा होगा ये, भूमिगत, ठीक है। हर बार भूमिगत हो मतलब, क्योंकि कई बार तना के भी कुछ हिस्से भूमिगत हो जाते हैं ना, और जो क्या है प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करता है उसे क्या, वही क्या करेगा, मूल तंत्र का निर्माण करेगा। अब मूल तंत्र का निर्माण करता है तो उसमें एक बात और है, मूल तंत्र का निर्माण कौन करता है, बीज के मूल तंत्र निर्मित होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद आगे बात करें कि मूल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आवृत बीजी पौधों में 2 प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक हो गया मूसला मूल तंत्र और दूसरा हो गया रेशेदार मूल तंत्र, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि पत्तियां, ठीक है ना, प्ररोह तंत्र की बात करेंगे, फिर पत्तियों की बात करेंगे, फिर पादप काय का निर्माण कैसे होता है, वो बीज से कैसे निर्मित होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक 2 तरीके की वृद्धि होती है इसमें, है ना, मेटामर, मॉड्यूल, इस तरीके से तंत्र आएंगे। फिर एक आता है ग्रोथ, मॉड्यूलर ग्रोथ इन रूट सिस्टम, इसी तरीके से मॉड्यूलर ग्रोथ इन शूट सिस्टम, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये सब पढ़ने के बाद आगे हमें क्या पढ़ना है कि मूलभूत संरचना कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आवृत बीजों में विविधता किस आधार पर है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सब विभेदन क्यों हुआ वो। तो पहले पढ़ते हैं क्या, मूल तंत्र में कितने प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते। तो मूल तंत्र के प्रकार, एक हो गया मूसला मूल तंत्र, और दूसरा मूसला मूल तंत्र के बाद हो गया अपस्थानिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मूसला मूल तंत्र का मतलब क्या होता है कि मूलांकुर से जड़ बनेगी, वो एक बनी और वो एक ही जड़ मुख्य जड़ होती है और उसमें कोई बाकी सहायक जड़ नहीं होती, ठीक है। जिसमें आप अगर निकल भी गई तो ऐसे एक आध निकल जाएगी, सहायक सेकेंडरी बोल देंगे उन्हें, यानी कि कुल मिला के एक मुख्य जड़ उसमें होगी, तो उसे बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। जैसे इसमें गाजर है, मूली है, ये सब क्या होते हैं, खाने वाले भाग होते हैं जड़ के, ठीक है। वास्तविक रूप से गाजर और मूली क्या है, जड़ है, ठीक है। और वो मूसला मूल तंत्र है, क्योंकि गाजर एक में एक ही निकलेगी ना, वो एक पूरी निकलेगी, ठीक है, तो उसे मूसला। अपस्थानिक, अपस्थानिक जो होती है वो अलग अलग तरीके से निकलती है, यानी कि उसमें कहीं कोई प्राथमिक आप पहचान नहीं सकते हो, कोई एक ऐसा नहीं है सीधे यहाँ प्रांकुर से तो प्ररोह निकलेगा, मूलांकुर से सीधे जड़ तंत्र इस तरीके से निकलते चले जाएगा, कोई एक मुख्य इसमें नहीं है। इसे जनरली कई बार झकड़ा जड़ भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो झकड़ा जड़ जो है ज्यादातर इसमें क्या है, प्राथमिक जड़ जो होगी ना वो अल्पजीवी होती है, मतलब मूलांकुर से पहले एक ही भाग निकलेगा, फिर वो धीरे धीरे खत्म होके बहुत सारी शाखाएं निकल, धागे जैसी संरचनाएं गुच्छे के रूप में निकल जाती हैं, तो इसे रेशेदार जड़ तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मुख्य रूप से मूल तंत्र। आज पहले इंट्रो लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र के बाद क्या है, प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र किसे कहेंगे, प्ररोह तंत्र का मतलब हो जाएगा संवहनी पौधों का वायवीय भाग, ठीक है, जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा, जिसमें कलिकाओं को बनाने की क्षमता होगी, प्रजनन की अवस्था में वह पुष्प बनाएगा, पुष्प से फल बनेंगे, ठीक है ना, और वो प्रांकुर के द्वारा निर्मित होगा। और प्ररोह तंत्र में एक मुख्य तना होता है और तने के ऊपर अनेक उपांग जैसे पत्ती, पुष्प, फल, ये सब होते हैं। तो कुल मिला के क्या, प्ररोह की ये परिभाषा हो गई। ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं, प्ररोह तंत्र में क्या होगा, पहली बात तो ज्यादातर ये वायवीय होता है, वायवीय होता है, ठीक है। और बीज के प्रांकुर से विकसित होते हैं। तना बनता है, मुख्य रूप से इसमें क्या बनेगा, तना, तने पर उपांग होते हैं, मतलब मुख्य अंग तना है और उस पर उपांग होंगे। उपांग कौन से हैं, पत्ती है, पुष्प है और फल।
लैंगिक अलैंगिक प्रजनन में देखो जड़ से भी कई बार जनन जो देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। यहाँ क्या है, वो कायिक जनन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या है, प्रजनन क्षमता होती है इसकी, और प्रजनन क्षमता या प्रजनन क्षमता होगी, और प्रजनन काल में ये क्या करता है, पुष्पन करता है, और पुष्पन से फिर फल निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, प्रकाश की तरफ जाता है तना, उजाले की तरफ जाता है या नहीं जाता है, धूप की तरफ जाता है कि नहीं जाता, तो वो क्या होता है, तना। और जो धूप की तरफ नहीं जाता है वो कौन होता है, जड़। तो धनात्मक प्रकाश की तरफ जो जाएगा वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऊपर जाएगा ना। और हमारी स्टूडेंट्स टीम को तो हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आती होगी ना, टेक्निकल टीम तो हमारी इंग्लिश मीडियम है, इन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही। चलिए ठीक है, तो ठीक है, मुझे सिग्नल मिल गया पढ़ाने का, तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। बीज के प्रांगुर से विकसित होगा, तने पर उपांग होंगे, जैसे उपांग मतलब उसके और अंग होंगे उसमें, ठीक है ना। तो प्रजनन टीम जो है वो प्रजनन क्षमता होगी, और प्रजनन काल में क्या करेगा वो पुष्पन करेगा, फल निर्माण होगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती बी, और क्योंकि बीज वगैरह सब यही निर्मित करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्ररोह तंत्र। अब प्ररोह तंत्र के विवरण में क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके घटक होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से घटक होते हैं, तना, पत्ती और पुष्प, फल और बीज, 5 घटक होते हैं, ठीक है। प्ररोह तंत्र के घटक की बात करें, घटक, यहाँ तंत्र के प्रकार नहीं है, घटक है, वहां मूल तंत्र के प्रकार थे, घटक नहीं थे। तो आगे बात करें हम क्या कि घटक में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो तना, तने को क्या कहा जाता है, स्तंभ, ठीक है, ज्यादातर काष्ठी वगैरह, TOMY एनाटॉमी, ठीक है। तो तना, तने को क्या कहते हैं, स्तंभ, ठीक है, स्टेम। ये ऊर्ध्व होता है, ज्यादातर ऊपर की तरफ उगा हुआ होगा। अगर इसमें काष्ठ है, लकड़ी है तो काष्ठीय, नहीं तो शाकीय। इसके अलावा शाकित अशाकित दोनों तरीके का मिलता है, ठीक है ना। तो तना या स्तंभ हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, इसमें उपांग होते हैं, ज्यादातर इसके अंदर उपांग होते हैं। अब ये 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है, मतलब काष्ठीय या शाकीय, ठीक है ना। और कैसा मिलेगा, ये ऊर्ध्व मिलेगा, ठीक है। तना हो गया, स्तंभ हो गया। तने और स्तंभ के बाद आगे आता है इसमें, इसके ऊपर पत्तियों का जो क्रम होगा उसे क्या बोलेंगे, पर्ण विन्यास, ठीक है। फिर अगला घटक आता है पर्ण, पर्ण मतलब होता है लीफ, ठीक है। लीफ तो सीधी बात है, उसमें आगे हम पढ़ेंगे कि किसी में पत्तियां ब्लेड वाली होती है, मतलब बड़ी फलक वाली होगी, ब्लेड मतलब फलक होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी में कांटेदार होती है, ठीक, अलग अलग वो क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगी। और पत्तियों के तने पर पर्ण के विन्यास को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी, पर्ण पर पर्ण विन्यास, ठीक है। तने पर पर्ण विन्यास जो है वो क्या बोला जाता है, फाइलोटैक्सी, ठीक। तो तना हो गया, पर्ण हो गया, पर्ण के बाद आगे अगला क्या है, और पर्ण का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो वो करेगी करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पुष्प, पुष्प क्या है, जनन संरचना है, ठीक है। पुष्प के जो भाग हैं वो तो सब आप
आपको पता है ना, कि वही बाह्यदल, पुंज दल वगैरह, है ना, जायांग, पुंकेसर, फिर उनके क्रम होते हैं, चक्रिकाकार क्रम में लगे हुए हैं या सीधे लगे हुए हैं, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है या अधोवर्ती है या परिजायंगी अवस्था है, वो सब हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ लिया, ठीक है। और जब आएगा डिटेल में तो उसे कवर अप करेंगे। यानी अगली संरचना क्या हो गई, पुष्प। पुष्प क्या है, एक तरीके से जनन संरचना है, और कोई उसका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व तो है ही, यही तो बीज बनाएगा। और पुष्प के बाद अगली जो आती है वो क्या आएगी, फल। फल, ये आवृत बीज होने का सबसे बड़ा गुण है फलों का पूरा फ्लो चार्ट बनेगा आपका, ठीक है, वो समझ में आएगा कि फल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि अच्छा एक बात, काजू क्या है, ड्राई फ्रूट में आप पढ़ते हैं ना, वो काजू कोई फल नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि वो पुष्पासन है, वो फल फूल गया, फूलने के बाद जब काजू लगते हैं पेड़ के अंदर, कर्नाटक वगैरह की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो साउथ इंडिया में आप देखोगे काजू इतने बड़े बड़े होते हैं, आम से थोड़ा ही छोटे, ठीक है, और फिर वो सूख करके इतना छोटा हो जाता है, काजू हरे रंग के इतने बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक। तो फल वो, लेकिन फल क्यों नहीं, लेकिन फिर भी काजू को ड्राई फ्रूट कहते होंगे, सेब को क्या कहते हैं, सेब फल है, नहीं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एप्पल इज नॉट फ्रूट। क्यों, सेब फल क्यों नहीं है, क्योंकि उसका विकास अंडाशय से नहीं होता है, ठीक है, जो अंडाशय से विकसित होगा वही फल होगा, जो पुष्पासन वगैरह या किसी और भाग से निर्मित हो रहा है वो क्या है, वो फिर असत्य फल है। तो फल के बाद आगे क्या आता है, बीज। फल का वैसे काम क्या होता है, क्यों बनता है फल, बीज को पोषण देने, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। आम अगर मीठा नहीं होता तो हम उसे खाते नहीं, खट्टा मीठा नहीं होता आम तो हम उसे खाते नहीं तो उसकी गुठली को इधर उधर फेंकते नहीं तो उसके बीजों का प्रकीर्णन होता नहीं। आम का पेड़ अपने ही नीचे अपनी सारी गुठलियां गिरा देगा तो नए पौधे उग नहीं पाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने आम को खट्टा मीठा बनाया, जिससे हम उसे खा सके और उसके बीजों को दूर फेंक सके। जगह जगह फेंकेंगे तो वो जगह जगह उगेगा। इसलिए सीधी सी बात है, कचरा फेंको ना फेंको, फल खा करके बीज इधर उधर खूब फेंको, ठीक है। तो अब आप फल खाते रहिए, ठीक है, और उनके बीज इधर उधर फेंकते रहिए, ऐसा नहीं किसी के ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना। तो बाकी की कहानी कल।